वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का यह दौरा इतना अहम क्यों समझा जा रहा है? दौरे पर एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं और क्या इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की कुछ उम्मीद की जा सकती है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब। बासित साहब से मैं एक जी, सवाल करना चाहता हूँ। जी बासित साहब, मैं आपकी रिसेंट एक किताब पढ़ रहा था, हॉस्टिलिटी। उस किताब में बड़ी दिलचस्प जो मुझे बात लगी वो ये थी कि आप ये चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब भी कोई बात हो तो ऑब्जेक्टिव हो पाकिस्तान का। मुझे आपका ये आर्गुमेंट बहुत अच्छा लगा, अगर मैं उसको दुरुस्त समझ पाया हूँ तो इस आप बिल जब कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को परस्यू करते हुए हमें अपना फैसला करना चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया जाने का या कुछ भी करने का, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जब हमारे वजीर खारजा वहां गए हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव कोई सर्व होगा पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आप दोनों का अपने शो में लेने का। मैं तो देखिए बड़े जब एक महीने से कह रहा हूँ कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है शंघाई कोऑपरेशन की। देखिए दो मकासद हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। एक तो ये है कि चलिए हमारे शंघाई कोऑपरेशन के साथ हमने अपनी कमिटमेंट का इजहार करना है, अयाद करना है, बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ एक और सीरियस इशू है जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है, उसके बारे में भी हमने दुनिया में अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखनी है। बदकिस्मती के साथ देखिए, और फिर हमारे यहाँ हमारे सफारतकारी में एक और बहुत बड़ा मसला हो गया कि इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। हुँ, एक तरफ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो वज़राए दिफ़ा हैं उस मीटिंग में हम नहीं जाते, उसमें हम वर्चुअल हमारे मुशीर दिफ़ा हैं वो शिरकत कर लेते हैं इस्लामाबाद से। तो क्यों कर ज़रूरी हुआ कि हम अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें? मेरी तो तजवीज़ यही थी कि हम बेशक थोड़ी सी अपनी पार्टिसिपेशन को, अगर हम जाना ही चाहते हैं, अपनी वहाँ कुर्सी खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो हम थोड़ा सा पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड करके अपने वजीर मुमलिकत को भिजवा दें, सबसे बेहतर यही होगा। और दूसरी तरफ जब समिट होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जुलाई में, तो उसमें हमारे वजीर खारजा जा सकते हैं, फिर फॉर दैट मैटर सदर पाकिस्तान भी जा सकते हैं, ताकि हम एक मैसेज तो कन्वे करें दुनिया भर को और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी कि अगर इस खित्ते में कोई इम्पेडिमेंट है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, रीजनल कनेक्टिविटी में, इंटेग्रेशन में, इम्पेडिमेंट बुनियादी तौर पे भारत है। उसके ताल्लुकात चीन के साथ भी ख़राब हैं, हमारे साथ भी उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो हुँ। जब तक, और हमारी तरजीहात पे तो ये शामिल होना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सूरत हाल बदली है, अब तो जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे भारत की है कि वो कुछ ऐसे इक़दामात ले जिससे हम में एक एतमाद पैदा हो कि अब भारत वाकई जम्मू और कश्मीर को रिजॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम पाकिस्तानी वही काम करते रहे जो हम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं और तवक्कुआत हमारी ये हैं कि उनके मुख्तलिफ नताइज निकलेंगे, तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट सब्सक्राइब और कंडोन लेकिन दैट लेकिन काइंड ऑफ बासित साहब, डिप्लोमेसी ये फ्रॉम एक थोड़ा पाकिस्तान। ग्रे एरिया का डिसीजन नहीं है कि मसलन मल्टीलेटरल एक इदारा है और फिर चीन उसकी, यानी चीन के बिहेस्ट में हुँ। चीन ने उसका इनिशिएटिव लिया है, उसके नाम में भी शंघाई शामिल है, चीन की इसके साथ बड़ी गहरी एसोसिएशन है, रशिया की बड़ी गहरी एसोसिएशन है। तो हम अगर ना जाते तो शायद हम वहां पर कुछ लूज करते। कुछ लूज नहीं करते। देखिए आपने इस दफ़ा 1 साल नहीं की तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मुझे कोई समझाए। हुँ, क्या हमारे जाने से कुछ हम कश्मीर का इशू वहाँ रेज़ कर पाएँगे? अब हम कल देखेंगे कि वज़ीर ख़ारजा अपनी तकरीर में क्या फ़रमाते हैं, क्या बताते हैं हमें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक तकरीर में अपनी पार्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब थोड़ा डाउनग्रेड कर देते अपनी पार्टिसिपेशन को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएँ, अगर पार्टिसिपेट तो हमने यकीनी एतबार से करना है। हुँ, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया हम किस तरह कश्मीर के इशू को हाईलाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हुँ। मेरा अपना ख्याल था कि अगर हम डाउनग्रेड करते अपनी पार्टिसिपेशन को, तो एक लिहाज से एससीओ को भी पता चलता, दुनिया को भी पता चलता कि हमारी क्या तरजीहात हैं, हम क्या चाहते हुँ, हैं। हुँ, अभी तो देखिए भारत में, मैं आज बल्कि इंडिया किसी चैनल पे था तो वहाँ पे अभी तक यही मंत्रा है कि जी टेररिज्म है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। मैं ये कहता हूँ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए और बॉटम लाइंस हमारी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अच्छा। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हैं। जी। हम हुँ, कभी कहते हैं कि भारत के साथ तिजारत हो जाए, कभी भारत के साथ हम दोबारा अभी हमारे यही वजीर खारजा हुँ, पिछले साल जून में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में बता रहे थे हमें
कि जी डिसएंगेजमेंट से भारत के साथ हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगले ही दिन वो जाते हैं न्यूयॉर्क, वहाँ पे मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कह देते हैं। इस तरह डिप्लोमेसी नहीं चलती मुआज़रत के साथ। ठीक है, तो आपके ख्याल में अब जो हमारा जो स्टांस रहा है रवायती इंडिया के मुकाबले में और बिलखुसूस कश्मीर के तनाजुर में, क्या हमारे वजीर खारजा के वहाँ जाने से कमज़ोर पड़ेगा, या हो सकता है कि साइड लाइन पे जो मुलाकातें होती हैं उसमें हमारे वजीर खारजा ये बात कर सकें? देखिए, साइड लाइन्स पे अभी हम रिसेंटली अभी सब आपके इल्म में ही होगा, समरकंद में अफ़गानिस्तान पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पे रूस के और चीन के तमाम वज़राए ख़ारजा मौजूद थे। और अफ़गानिस्तान आप जानते हैं हमारा कितने लिए अहम है। वहाँ पे हमारे वज़ीर ख़ारजा नहीं गए, वहाँ उन्होंने वज़ीर मुमलिकत को भिजवा दिया। ठीक है, बायलैटरल मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। उन बायलैटरल मीटिंग्स में ऑब्वियसली हमारे वज़ीर ख़ारजा हमारा नुक्ता नज़र जो है वो बयान करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं या किस तरह हम एससीओ को आगे लेकर जा सकते हैं, तमाम बातें होंगी। लेकिन एक चीज़ के ऑप्टिक्स भी होते हैं, उसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी होती है। जब आप नहीं जाते तो उसकी अपने ऑप्टिक्स होते, अब आप चले गए हैं तो उसको दूसरे ऑप्टिक्स हैं। अब G20 की भी देखिए एक मीटिंग हो रही है श्रीनगर में जी 22 से लेकर 24 तक, उसके बारे में भी हमें क्लैरिटी नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट। तो मतलब हमें थोड़ा बहुत, क्या तो एक फैसला हम कर लें कि जी अब कश्मीर हमारे लिए हमारे हाथ से निकल गया है, अब इसको छोड़ें। जिस तरह पहले कहा गया कि 20 साल तक इसको फ्रीज कर दें, बैक बर्नर पे डाल दें, फिर तो ठीक है। आपने अगर क्लैरिटी आ गई है इस ऑब्जेक्टिव में तो फिर तो आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जी कश्मीर भी हमारे लिए शहर, कि अभी आर्मी चीफ ने पिछले हफ्ते ही काकुल में कहा कि जब तक कश्मीर का तनाज़ हल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन नहीं हो सकता। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हमें स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए। लेकिन आप टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे दूर ना करे, तो अब्दुल उनसे बासित बासित साहब, साहब, उनसे एक मैं करीब आपसे लेकर। एक और पूछना चाह रहा था कि ये आपने जो G20 की मीटिंग का जिक्र किया वो टूरिज्म रिलेटेड कमेटी है जो वहाँ जी पे हाँ। मिलेगी। अच्छा बासित साहब, हमारे बहुत करीबी दोस्त सऊदी अरब और चीन भी G20 का हिस्सा हैं, तो आपके ख्याल में उसके असरात क्या आएंगे? देखिए, बहुत सीरियस असरात आएंगे। देखिए, टर्की और सऊदी अरेबिया तो न सिर्फ OIC के मेंबर हैं, हम्म, G20 के तो खैर मेंबर हैं, लेकिन OIC के भी मेंबर हैं। और ना सिर्फ OIC के मेंबर हैं, बल्कि जो कश्मीर पे OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है टर्की और सऊदी अरेबिया, उसके भी मेंबर हैं। और इस वजह से चूंकि और कॉन्टैक्ट ग्रुप की बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर पे, और स्पेशल एनवॉय भी हैं कश्मीर पे OIC के। तो मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम 3 जो OIC के ममालिक हैं G20 के, जिसमें इंडोनेशिया, टर्की और सऊदी अरेबिया शामिल हैं, कम अज़ कम इन पे तो हम पूरा जोर लगाएं कि आप बिल्कुल आपने नहीं जाना। बाकी चाइना के बड़े इश्यूज हैं इस वक्त भारत के साथ। ले में भी एक मीटिंग लद्दाख में भी हो रही जी, है जो कि यूथ से मुतालिक है, तो शायद चाइना U20। उसमें भी ना जाए। और मुझे मुझे उम्मीद है कि इसमें भी चाइना एब्सटेन करेगा, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आया हम कोई सही रोबस्ट डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि एटलीस्ट अगर हम तमाम 19 या 20 ममालिक को तो नहीं रोक सकते, शायद 3-4 ममालिक जो OIC के मेंबर्स हैं उन्हीं को रिक्वेस्ट करेंगे जी आप ना जाएं, तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। लेकिन लेकिन अब्दुल इसके लिए बासित एक साहब, बड़ी इस वक्त कंसिस्टेंट। जो हमारी इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपको लगता है कि हम बैनुल अक़वामी दुनिया को इस कोई इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हम तो अपना इंटरनल हमारी सिचुएशन इतनी वीक है। ये बहुत बड़ी एक एक प्रॉब्लम तो है। बदकिस्मती हमारी है कि हमारे इंटरनल हालात ऐसे हैं, और डोमेस्टिक सिचुएशन जब आप अंदर से वीक हों तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी। वो लामहला उसका असर होता है और मनफी असर होता है। लेकिन यही चैलेंज है डिप्लोमेसी का, मैं समझता हूँ। अगर हालात सारे ठीक ही हों तो फिर लोग तो आपकी तरफ आ ही जाते हैं। क्वेश्चन इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी को जो चैलेंज है वो इसीलिए है कि हमारे अंदर के हालात ठीक नहीं हैं, तो हमें थोड़ा बहुत कोशिश करनी है बाहर। लेकिन मुझे वो कोशिश कंसिस्टेंट नज़र नहीं आ रही होते हुए, बदकिस्मती के साथ। हमारे रवैये बड़े अपोलोजेटिक हैं। मिसाल के तौर पर दहशतगर्दी का इशू भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत उसको एक ऐसा इशू करके पेश करता है एज इफ कि पाकिस्तान के लिए बहुत, पाकिस्तान को डिफेंसिव करने के लिए ये इशू हम उठाएंगे। हमारे अपने बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं वीज़ा वी इंडिया,
कमांडर कुलभूषण जादेव की इन्वॉल्वमेंट से लेकर बलूचिस्तान में जो भारत कर रहा है, BLA और BRA जितनी भी आप, और इवन TTP को भी फंड और सपोर्ट करता है, तो ये भी नहीं है कि हमें दहशतगर्दी के मामले में अपोलोजेटिक होना चाहिए। तो मैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली इंटरलिंक्ड हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। हमारा मामला ये है कि हम जो कदम लेते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स में लेते हैं, एक कदम वहाँ उठाया फिर 2 कदम पीछे हट गए, इस तरह काम नहीं होता। फॉरेन पॉलिसी एक सीरियस बिजनेस है, उसको उसी तरह ही हैंडल करना चाहिए। बासित साहब, एक हमारी जो इंटरनल सिचुएशन है कि हुकूमत ऐसी है कि अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, इसको पार्लियामेंट और जुडिशरी के तनाज़े का रंग दिया जा रहा है। हुकूमत किसी भी वक्त गिर भी सकती है, अपोजिशन हमारी असम्बली में मौजूद नहीं है। जब हमारे वज़ीर ख़ारजा मुल्क से बाहर जाते हैं ऐसी सूरत हाल में, तो क्या वो कोई कमिटमेंट लॉन्ग टर्म करेंगे तो बाद में पाकिस्तान अंदर से उसको उस पर इम्प्लीमेंट वो करवा भी सकेंगे या नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी कमिटमेंट वो कर सकते हैं या जो है करनी भी चाहिए। मेरा ख्याल नहीं है कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इलेक्शंस होंगे। अब न जाने इस साल होते हैं, कब होते हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन दूसरी तरफ भारत में भी इलेक्शंस हो रहे हैं अगले साल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका है दोनों ममालिक के लिए कि हम किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड डायलॉग में इंगेज हों। और यही प्रॉब्लम है इस वक्त कि किस तरह इस सारी चीज़ से बाहर निकला जाए। बहुत से लोग, क्योंकि हमारा देखिए एक जो हमारा ताल्लुक़ है, रिश्ता है पाकिस्तान भारत का, हम भी हैव बीन मूविंग फ्रॉम अ डेडलॉक टू अ डेडलॉक। और फिर हम 2 4 5 साल इंगेज करते हैं, फिर डेडलॉक आ जाता है, फिर सारी हमारी तवानाइयाँ उसमें सर्फ हो जाती हैं, किस तरह उस डेडलॉक को तोड़ें। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत क्वालिटेटिव तब्दीली आई है। भारत का एजेंडा खुल के अब सामने हमारे पास आ गया है कि वो क्या करना चाहता है। लिहाजा हम इसको रिवायती एतबार से अब नहीं डिप्लोमेसी कंडक्ट कर सकते। मेरे अपने ख्याल में जब भी पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और भारत में इलेक्शंस होते हैं, अब पाकिस्तान को ये इंसिस्ट करना पड़ेगा कि जो जम्मू और कश्मीर का तनाज़ है इसको अप फ्रंट हल करें। और उसके लिए पहले भारत को एक ऐसी सूरत 3 4 ऐसे इक़दामात लेने पड़ेंगे, बशमूल इसके कि पहले तो वो जो अपना है जो कश्मीर रिलेटेड CBMs हैं, मिसाल के तौर पर 2005 का CBM है ट्रैवल अक्रॉस द LOC, फिर 2007 का CBM है ट्रेड अक्रॉस द LOC, उनको बहाल करे सबसे पहले। उसके बाद फिर हुर्रियत लीडरशिप को रिहा करे, बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करे, और जो फिर काले कवानीन हैं, वो एस्पा है, UAPA है या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, उनको वहां से रिमूव करे। तब हमें एक एतमाद मिलेगा कि भारत अब वाकई चाहता है कि इस मामले को हल करे। लेकिन अगर हम उसी तरह ही जो हम पहले करते रहे हैं, ऑपोजिट डायलॉग या दूसरे डायलॉग। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, प्रोग्राम में आप मौजूद थे।